नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बीती 6 जून को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उनके एक हाथ में फाइल थी और दूसरे हाथ में बेल मेटल की बनी हुई नंदी की एक मूर्ति थी जो तोहफे के रूप में देने के लिए वो लाए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पंडितों का ध्यान फाइल के तरफ था, उस सुंदर मूर्ति के तरफ कम था। दरअसल उस फाइल में इतना कुछ था जिससे छत्तीसगढ़ की दशा दिशा बदली जा सकती है। कयास लगाए जा रहे थे कि 13 दिन में दूसरी बार मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार, नीति निर्धारक माने जाने वाले अमित शाह से भी मुलाकात की, तब अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। तब मंत्रिमंडल के विस्तार की फुसफुसाहट एक बार फिर सोशल मीडिया में शुरू हो गई। लोग गहराई से समझना चाह रहे थे कि आखिर विष्णुदेव साय किनको मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रहे हैं, कौन से वो नए चेहरे हैं, दो कौन से पुराने हैं जिसे साइड किया जाएगा और दो कौन से नए हैं। कुल मिलाकर 4 की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बार भी तारीखों को लेकर संशय कायम था। हालांकि मीडिया का एक वर्ग तारीख भी समझा रहा था, 13, 14, 15, कुछ भी जो मन में आया वो बता दी जा रही थी कि आने वाले एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन यह गहराई से समझना होगा कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इतनी देर क्यों की जा रही है। आखिर स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूल शिक्षा विभाग जैसे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय का काम मुख्यमंत्री क्यों देख रहे हैं। युक्तियुक्तकरण का मुद्दा हो या शिक्षा की ज्यादा गुणवत्ता या ज्यादा विस्तार देने का विषय हो, इस पर मुख्यमंत्री के ऊपर स्वाभाविक रूप से दबाव ज्यादा है। फिर जाति का समीकरण का भी तो ख्याल रखना है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, हालांकि वो रिपोर्ट कभी भी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई, लेकिन रिपोर्ट पुख्ता है, पक्की है, क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जमाने से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समय में भी फरवरी 2024 में दूसरी बार लीक हुई उस रिपोर्ट का आज तक खंडन नहीं किया गया, जो ओबीसी जातियों की जानकारी दी गई, जिसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ता है। यही कारण रहा कि अचानक गजेंद्र यादव को, जो पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में लेने का मन बनाया जा चुका है। अमर अग्रवाल को मंत्रिमंडल में लेने के दूसरे वाजिब कारण हैं, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल हमें समझना होगा कि आखिर ये क्वांटिफाइबल डेटा है क्या चीज, किसका किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति के अलावा सामाजिक दशा दिशा में सीधा तौर पर फर्क पड़ सकता है। इस रिपोर्ट के साथ ही साथ उस फाइल की चर्चा भी हो जाए जो 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम विष्णुदेव साय अपने साथ लेके गए थे। उस फाइल में था बोध घाट परियोजना का मामला, उस फाइल में था इंद्रावती और महानदी के इंटरलॉकिंग की परियोजना। इन दोनों ही परियोजना के लिए करीब 49,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इन दोनों ही योजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सहमति दे दी गई है। वैसे छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय बोध घाट परियोजना और आंध्र प्रदेश की पोलावरम योजना को 1989 की जनवरी में केंद्र सरकार की ओर से सहमति दे दी गई थी। लेकिन इन 46 सालों में जहां पोलावरम की परियोजना करीब 75% पूरी हो चुकी है, लेकिन बोध घाट के लिए एक भी ईंट नहीं रखी गई है। साफ तौर पर कारण बताया गया, क्योंकि इसके लिए ढेर सारे बहाने गिना दिए गए। नक्सल समस्या के अलावा यह समझाया गया कि इस योजना से वनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस परियोजना से इंद्रावती टाइगर रिजर्व और भैरमगढ़ जंगली भैंसा अभ्यारण्य और आवासों की परिस्थिति के अलावा मछलियां भी यहाँ की प्रभावित होगी। ये गलत जानकारी इसलिए उड़ाई गई क्योंकि खनन माफिया अपना काम चुपचाप कर सके। बस्तर का जिस तरह से चुपचाप दोहन हो रहा था, जिस तरह से लूट मची थी, केंद्र सरकार की इस पर निगाह बनी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि बस्तर के विकास के लिए सबसे पहले नक्सल उन्मूलन के बाद सिंचाई परियोजनाओं को जोड़ देना होगा। यदि बोध घाट की परियोजना सतह पर आ जाती है तो बस्तर में बुआई वाला क्षेत्र 4.15 लाख हेक्टेयर में से केवल जो आज 1.36 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की सुविधा है। इस प्रोजेक्ट के बाद 72% कृषि योग्य भूमि विकसित हो पाई है। इस प्रोजेक्ट के सतह पर आने के बाद दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सिंचाई का रकबा प्रत्येक जिले में करीब 60% से अधिक बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सिंचाई रकबे में भी 4% की बढ़ोतरी होगी। बोध घाट प्रोजेक्ट से बस्तर की 72% कृषि योग्य भूमि साफ तौर पर सिंचित हो जाएगी। इस परियोजना से पशुपालन, मछली पालन, पर्यटन और परिवहन में रोजगार के अवसर के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में दिए जाने वाले पानी, पेयजल, पर्यटन सहित अन्य स्रोतों से 6,223
124 करोड़ रुपए की सालाना आय बस्तर को होगी। इसके अलावा 300 मेगावाट जल बिजली का उत्पादन होने की भी संभावना है। बातें तो बोध घाट और इंद्रावती महानदी की इंटरलॉकिंग की हुई, लेकिन जो ऑफिशियल बातें नहीं हुई, जो बातें नहीं समझाई गई, उसके अर्थ निकाले गए कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो गई है। नए चेहरों के नाम भी बता दिए गए। कयासों का दौर है। दो बार तारीखें बताई गई। पहले बताया गया कि दिसंबर 2024 में पक्के तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। उसके बाद तो एक निश्चित तारीख बता दी गई, 10 अप्रैल 2025 की भी तारीख बताई गई। वो तारीख भी निकल गई। अब कोई तारीख नहीं बताई जा रही है। अब जब कोई तारीख नहीं बताई जा रही थी, तब भी तारीखें बता दी गई। मीडिया का एक वर्ग इस पर लगातार काम करता है। लोगों को गॉसिप चाहिए, जैसे कि फिल्मी दुनिया में होता है। राजनीतिक गलियारों में भी 13, 14, 15 जून कोई निश्चित तारीख नहीं, लेकिन ये आशंका बताई गई है। अंदर खाने की जानकारी का दावा दिया गया है। तारीखें चाहे कोई भी हो, लेकिन अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव के नाम को पक्का माना जा रहा है। अमर अग्रवाल के बारे में बताया जा रहा है कि उनका पुराना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, खासकर जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। गजेंद्र यादव के बारे में बताया गया है कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट आई है, यादव की आबादी साहू समाज के बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा बताई गई। इसलिए स्थानीय स्तर पर यादव समाज को सत्ता में प्रमुख रूप से भागीदार बनाने के लिए गजेंद्र यादव के नाम को तय किया गया है। जब तक रमन सिंह मंत्रिमंडल में हेमचंद यादव मंत्री हुआ करते थे, तब तक यादव समाज से कोई बड़ा विकल्प नहीं तलाशा जा रहा था। अब इन दो नामों के अलावा एक या दो नाम कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर भी काफी कयास लगाए जा चुके हैं। वैसे जातिगत समीकरण के अलावा क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि हम पहले भी ये आंकड़ा बता चुके हैं कि बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री को मिलाकर 4 मंत्री हैं, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव को मिलाकर 3 मंत्री हैं, लेकिन यहां से अमर अग्रवाल को लेने का मन बनाया जा चुका है। इसके लिए स्थानीय समीकरण का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है। इसी तरह दुर्ग संभाग में पहले ही 2 मंत्री हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग से ही गजेंद्र यादव का नाम पक्का माना जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित पूरे रायपुर संभाग से सिर्फ 1 मंत्री है, बस्तर संभाग से 1 मंत्री है। इसलिए बस्तर से भी एक नाम लता उसेंडी का सामने आया है। वैसे राजनीति में हर दिन कोई नई नई चर्चा होती है, लेकिन अंदर खाने की जो बातें होती है, जिसमें कुछ सच्चाई होती है, उसी पर हम विमर्श करते हैं। लता उसेंडी बस्तर संभाग से एक जाना पहचाना चेहरा है। रमन सिंह मंत्रिमंडल में वो महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग की मंत्री रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्षेत्रीय और जातिगत लिहाज से भी उनका नाम फिट बैठता है। यदि लता उसेंडी को लिया जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि लक्ष्मी रजवाड़े की छुट्टी हो सकती है। परफॉर्मेंस के नाम पर उनके कामों की खासी चर्चा हो रही है। ये गहराई से समझा जा रहा है कि लक्ष्मी रजवाड़े के पति और लक्ष्मी रजवाड़े का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि लक्ष्मी रजवाड़े के पति का उनके कामों में खासा इंटरफेरेंस है, खासा दखल है। ऐसी शिकायतें आती रही। सोशल मीडिया का दौर है, लोग ढेर सारी जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई आधिकारिक खंडन नहीं आता। इसी तरह बात यदि रायपुर की जाए तो कोशिश की जा रही है कि राजधानी रायपुर से एक मंत्री बनाया जाए। पहले जहां 2-2 मंत्री हुआ करते थे, बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत, अब चूंकि बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन चुके हैं, तो उनके पसंद के सुनील सोनी को जब विधायक बना ही दिया गया है, तो यहां भी बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का ख्याल रखा जा सकता है। इसलिए सुनील सोनी के नाम की भी चर्चा है। स्वाभाविक रूप से राजेश मूणत के नाम की भी चर्चा है, क्योंकि 15 साल मंत्री रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में अब जब बदले हुए हालात में कुछ भी अप्रत्याशित हो जाता है, 7-7, 8-8 नए चेहरे जब मंत्री बनाए गए, तो ऐसे में यदि रायपुर से पुरंदर मिश्रा के नाम की भी चर्चा होने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और आश्चर्य इसमें भी नहीं होगा कि यदि उन्हें मंत्री बना ही दिया जाए। वैसे कामों के आधार पर यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कामों की समीक्षा भी होगी। श्याम बिहारी जायसवाल के विभाग की, खासकर सीजीएमएससी वाले मामले में काफी किरकिरी हुई, काफी चर्चा हुई, इसलिए उनके काम की भी गहराई से पड़ताल हो रही है। दयाल दास बघेल के बारे में भी समीक्षा हो रही है। कोई और अनुसूचित जाति वर्ग का या सतनामी समाज का नया चेहरा लिया जाए, इस पर भी गहराई से मंथन हो रहा है। टंकराम वर्मा रायपुर संभाग से मंत्री बनाए गए थे। टंकराम वर्मा बेहद अप्रत्याशित नाम था। वो पहली बार विधायक बने, भाजपा के जिला अध्यक्ष थे और उन्हें मंत्री बना दिया गया। तब ऐसा माना गया कि नए चेहरों को मौका देने के अलावा जातिगत समीकरण का ख्याल रखा गया है। लेकिन अंदर खाने की बात कुछ और है। दरअसल केंद्र की ओर से जिस तरह से छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है, उस मामले में भी नए चेहरों को फिट पाया गया। अब बात उस क्वांटिफाइबल डेटा की कर ली जाए
जो रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसके आधार पर खूब राजनीति हुई। भूपेश बघेल की सरकार थी, ओबीसी को 27% आरक्षण देने के नाम पर उन्होंने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की उस रिपोर्ट को आज की तारीख तक सार्वजनिक नहीं किया गया, जहां पहले दावा किया जाता रहा कि ओबीसी की आबादी छत्तीसगढ़ में 51-52% है, लेकिन नई रिपोर्ट जो लीक हो गई उसमें 40 से 42% आबादी बताई गई, जिसमें ओबीसी में सर्वाधिक आबादी साहू समाज की बताई गई, जिनकी संख्या 30,05,661 यानी 24.03% बताई गई। दूसरे नंबर पर यादव राउत समाज की आबादी बताई गई 22,67,500 यानी 18.12%। तीसरे नंबर ढीमर नाविक या निषाद समाज की आबादी 11,91,818 यानी करीब 10% के आसपास 9.52% बताई गई। चौथे नंबर पर मरार पटेल की आबादी बताई गई 8,98,628 यानी 7.18%। पांचवें नंबर पर कुर्मी चंद्रनाहू समाज की आबादी बताई गई 8,37,225 यानी 6.69%। इसी तरह अन्य समाज की आबादी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अलग अलग ओबीसी समुदाय की आबादी संख्या के आधार पर बताई गई, मुस्लिम आबादी भी बताई गई, धोबी समाज की आबादी बताई गई, जायसवाल समाज की आबादी बताई गई। ये सारी आबादी क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की 11 सितंबर 2019 को जो आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 10 बार बढ़ाया गया। इन आबादियों के अलावा भी आप अपनी स्क्रीन में छत्तीसगढ़ की ओबीसी जाति के अन्य आंकड़ों को भी देख सकते हैं। आंसू, असद, बंजारा, बंजारी, बरई और तमाम अन्य आबादियां, एक लंबी सूची है। हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस आबादी की संख्या को डाल देंगे, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो चुकी है। दावा किया गया है कि ये रिपोर्ट लीक की गई या लीक करवाई गई। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1,25,07,169 ओबीसी की आबादी है, जिसमें कि दावा किया गया कि इस ओबीसी आबादी में से 95% आर्थिक रूप से कमजोर हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी की संख्या बताई जाती है, इसके बाद अनुसूचित जाति का नंबर आता है। कुल मिलाकर यदि ये तीनों आंकड़ा मिला लिया जाए तो करीब 85% यही आबादी आती है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने हाल में ही जातिगत जनगणना को सहमति दे दी है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो जनगणना होती है, क्या वो जातिगत जनगणना से अलग है? तो ये बिल्कुल गलत है। जातिगत जनगणना को सामान्य जनगणना के रूप में ही देखा जाएगा। हमारे देश में आज़ादी के पहले 1931 तक अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लोगों में वैमनस्यता फैलाने के लिए। खासकर हिंदू समाज में जो अलग अलग जातियां हैं, उनके बीच संख्या के आधार पर ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर आपस में मनमुटाव पैदा किया जा सकता है। अंग्रेजों की नीति रही कि फूट डालो और राज करो, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 में जब पहली जनगणना हुई, तब नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी पहली जनगणना में भी जातिगत जनगणना नहीं करवाई। लेकिन अब बदले हुए हालात में 2026 और 2027 में 2 चरणों में जातिगत जनगणना होगी। ये जनगणना की रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि जाति के आधार पर राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो जाएं या जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग और तेज हो जाए। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना से परिसीमन का मामला भी जुड़ा है, जिसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि उत्तर से सीटें ज्यादा बढ़ेगी, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से ही कम है। कुल मिलाकर राजनीति के इस गुणागणित को लोग भी खूब समझ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जनता काफी समझदार हो चुकी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर पर कुछ भी नहीं छुपता। हमारे नेता भी काफी समझ कर बातें किया करते हैं। पहले जो आमतौर पर जनता को बेचारा समझकर कुछ भी कह दिया करते थे, अब बोलने के पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं कोई मोबाइल से रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई स्टिंग ऑपरेशन ना हो जाए। ऐसे माहौल में अब वो हो रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। अरविंद नेता जो 2 बार केंद्र मंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, कांग्रेस का एक जाना पहचाना बस्तर से वो चेहरा रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से जुड़ गए हैं, क्योंकि नागपुर में संघ मुख्यालय जाकर संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो शामिल हुए, संघ प्रमुख के बगल में बैठे थे। उसके बाद उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की निंदा करते
हुए ये जरूरत महसूस की कि संघ जो काम कर रहा है वो ज्यादा बेहतर है। अरविंद नेताम का यह हृदय परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ है, इसमें संघ की बरसों बरस की मेहनत है। संघ जो जमीन पे काम कर रहा है, जिस तरह से मानवता की भलाई के लिए संघ ने खुद को साबित किया है, तो अरविंद नेताम के इस बदले हुए व्यवहार पर नाराज और चिंतित होकर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष दीपक बैज ने उनके ऊपर कटाक्ष किया। दीपक बैज ने जो कुछ कहा उसके बाद अरविंद नेताम ने भी कहा कि क्या दीपक बैज का कन्वर्जन हो गया है। इन दोनों के बयानों पर अब गौर करें। और आरएसएस और आदिवासियों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर रहा है। मैं दीपक बैज से एक ही बात जानना चाहता हूँ, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए? ईसाई धर्म में मतांतरण तो नहीं हुए हैं? ये पहले ये शक होता है, ये जो बात कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस से धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस का क्या नीति है, साफ कर दें, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आरएसएस का तो नीति साफ है। मेरा देश बदल रहा है, नेता भी बदल रहे हैं, नेतागिरी भी बदल रही है और राजनीति की शक्ल सूरत सब कुछ बदल रहा है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग आए, देश और समाज की सेवा करें, वरना बुरे लोग राजनीति में काबिज होंगे जिससे देश और समाज का अहित होगा। हमारा मानना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी किसी समसामयिक मुद्दे पर मैं आपसे फिर चर्चा करने वाला हूँ। विमर्श होगी, बातचीत होगी दिल से। नमस्कार।